हेलो डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं जी। बहुत ही मजेदार गेम। हमने इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट गेम खेला था। जी हाँ, क्या गेम है? गेम क्या है सर? गेम क्या है? टारगेट है सीएस बनना है। टारगेट क्या है? सीएस बनना है। और मिशन क्या है? आज का मिशन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी, अगर आप स्टूडेंट हैं सीएस ईटी के या आप स्टूडेंट हैं सीएस एग्जीक्यूटिव, आप लोगों के लिए ये गेम बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहां कुछ 11 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 11 क्वेश्चंस। जी हाँ, टॉप मोस्ट 11 क्वेश्चंस। इन 11 क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग रेडी करेंगे नेक्स्ट गेम सीरीज के अंदर। पर इस गेम सीरीज के अंदर हम लोग 11 क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं। ऑलराइट, क्या होगा? ये गेम 3 राउंड में है। फर्स्ट राउंड में 4 क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में 4 क्वेश्चन एंड थर्ड राउंड में, याद रखिए, थर्ड राउंड के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को इनके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ाया गया। मींस फर्स्ट राउंड में थोड़ा इजी, सेकंड में थोड़ा उससे ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट, हल्का फुल्का डिफिकल्ट, एंड थर्ड वाले राउंड में थोड़ा अच्छा वाला लेवल। उम्मीद करता हूं इस गेम के थ्रू आप लोगों की नॉलेज तो पक्का इंप्रूव होगी और साथ साथ आपको मजा भी बहुत आएगा। रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। एंड डोंट वरी, साथ के साथ आंसर भी बताऊंगा, आंसर्स को एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि अगर याद नहीं हुआ हो तो याद हो जाएगा। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत कुछ मिलने वाला है, बोल रहा हूं, बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर नहीं मिलने वाला, जल्दी मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है सर हमको? लेक्चर्स, जो जो लेक्चर चाहिए सब लेक्चर्स मिलेंगे। तुम डिमांड करो यार, लेक्चर आएगा, आई गारंटीड। ऑलराइट, अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मिलेंगे। हाँ, अमेंडमेंट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मिलेगी, एग्जाम अपडेट्स मिलेंगे। सो गेट रेडी। सर हम तैयार हैं। सो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स प्ले द गेम। आइए स्क्रीन पे आइएगा, खेलते हैं आज का गेम। 3, 2, 1। Here comes the first question. Attention पे कीजिएगा। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देखिएगा ध्यान से। The Constitution of India came into force on your option A 26 January 1950, option B 26 January 1949, and option C 1947, and option D January 26 1948. And your time starts now. याद रखिएगा, 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हां सर, क्या हुआ? मैं समझ में नहीं आया। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, उस क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा। रीड करने के बाद में उसका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स होंगे। सर बहुत कम टाइम है। नहीं बेटा, बहुत कम टाइम नहीं है। 10 सेकंड्स। मैं चाहता हूं तुम्हारी प्रिपरेशन इस लेवल पर हो कि एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन को देखते तुम्हारा आंसर ब्रेन तुम्हारा आंसर रेडी कर चुका हो। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन था जैसे हमने देखा अभी यहां पे। क्या क्वेश्चन था बेटा? कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस डेट पे आया था? जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स। आंसर क्या है? जिन स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया था, वेल एंड गुड। याद देखिएगा, आंसर है 26 जनवरी 1950। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जी हां, आप लोग जानते होंगे 15 अगस्त 1947 के बाद में इंडिया की हालत कुछ बहुत अच्छी कहने लायक नहीं थी। हमें कहीं ना कहीं ऐसे एक डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जो डॉक्यूमेंट कंट्री को, जी हां, इंडिया को एक सही डायरेक्शन दे सके। डायरेक्शन का मतलब मेरा यहां था कि जो कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को संभाल सके। अब यहां एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका मैं नाम बता रहा हूं आपको, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप लोग जानते होंगे मदर ऑफ ऑल लॉ है आज की डेट में। जी हां, आज तक और जितने भी कानून, याद रखिएगा 1947 हमारी आजादी के बाद से जितने भी हमें कानून मिले हैं, उसका बेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने वाले महान एक व्यक्ति जिनका आप नाम जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं बता दूं जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको ड्राफ्ट किया था। कुछ स्पेशल कमिटीज बैठी थी, एक्सपर्ट कमिटीज बैठी थी, बट मैं आपको बताऊं इसके कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल है अंबेडकर साहब का। सो याद रखिएगा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर एक लॉ स्टूडेंट्स को इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, इसलिए बहुत ही मजे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, which article of Constitution of India provides that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India? याद रखिएगा, क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करता हूं। भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद, जी हां, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है जो
यह कहता है, जी हां, सरकार, स्टेट, गवर्नमेंट नॉट डिनाई व्हाट, किसी भी पर्सन को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अनइक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं, यहां बात हो रही है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर एक व्यक्ति कानून की नजर में एक जैसा है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमें कानून की नजरों में इक्वल मानता है और इक्वल ही सबको प्रोटेक्शन देता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टाइम्स अप एंड आंसर इज आर्टिकल 14। जी हां, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14, याद देखिएगा, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जी मैं थोड़ा जानकारी में डाल दूं, एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। वन मोर टाइम, एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। सपोज एक कॉमन मैन है, अगर मान लीजिएगा वो कॉमन मैन किसी का मर्डर कर देता है, तो जो मर्डर की पनिशमेंट है वो सेम पनिशमेंट, याद देखिएगा, अगर किसी कोई प्रेसिडेंट, ऑफ कोर्स मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, प्रेसिडेंट भी अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तब भी वही पे पनिशमेंट होगी जो एक कॉमन मैन को मिलती है। सर मतलब अगर मर्डर कमिट हो जाता है, किसने, एक कॉमन मैन ने किया, और वही मर्डर मान लीजिएगा ऐसा ही एक मर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर देते हैं, तो कानून आर्टिकल 14 कहता है एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि हम एक बात करेंगे किसी व्यक्ति का, ध्यान सुनना बेटा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, कई लोगों की हो सकता है गड़बड़ हो, क्लैरिटी नहीं हो माइंड में, मैं क्या कर देता हूं अभी। मतलब सर कानून सबके लिए जैसा ही है। आप अगर प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान के अगर आप जाएं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जानेंगे, और हमारी क्लासेस में मैं बताता हूं उस बारे में कि इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर को भी जेल हुई है। जी हां, आपको याद होगा कुछ इमरजेंसी के अंदर कुछ ऐसे केस लॉज भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, जहां ये इंडिया के लॉज ने ये साबित करे था। जी हां, भारत के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जी हां, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने साबित कर दिया था कि सब एक इंसान सब हैं। जी हां, जब प्राइम मिनिस्टर तक को जेल हो सकता है तो इट मींस कानून सबकी नजरों में सबको एक जैसा मानता है। जी हां, एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां आप नोट कर लीजिएगा, सर्कमस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए तभी। सर मतलब लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो कानून सबके लिए एक जैसे सर्कमस्टेंसेस में ही एक जैसा ट्रीट होगा। अगर सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, मतलब क्लासेस के लिए लॉज बन सकते हैं, डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट लॉज बन सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए बेटा, ये जो बात कर रहा है आर्टिकल 14, ये पर्सन की बात कर रहा है, मतलब ये सबकी बात कर रहा है, चाहे वो पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो। अब आप सोच के देखिएगा, एक कानून बनाया गया कंपनीज एक्ट, उस कंपनीज एक्ट के कानून के अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जो कि पब्लिक कंपनी को ही पूरी करनी पड़ेंगी, और कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनी को करनी पड़ेंगी। अब आप कहेंगे कि सर दोनों तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या अनइक्वालिटी हो रही है? नहीं, दोनों के सर्कमस्टेंसेस अगर डिफरेंट हैं, अगर सिचुएशन में सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट लॉ भी हो सकता है। लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस एक जैसे हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी अगर बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट में लिखे प्रोविजन, जी हां, जरूरी नहीं है जो पब्लिक कंपनी पे, जी हां, जो पब्लिक कंपनी पे लॉज लग रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी पे भी लगे, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर दो पब्लिक कंपनीज हैं और सेम फुटेज पर हैं, तो दोनों के लिए कानून भी सेम होगा। ऑलराइट, ध्यान से समझ में आया? नहीं आया तो पूछ सकते हैं। एनीवेज, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट, वन मोर टाइम। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अंडर विच आर्टिकल इट इज कवर्ड? अंडर आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आर्टिकल 16 गारंटीज टू, क्या गारंटी देता है? इक्वलिटी ऑफ इन द मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस अंडर अ स्टेट। आर्टिकल 16, जी हां, अनुच्छेद 16 इस बात की गारंटी देता है, किस बात की गारंटी देता है? जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे, मैं वापस बोल दूं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें सरकार, जी हां स्टेट ये इक्वलिटी सबको देगा। सबको देगा, वो सब लोग कौन होगा? क्या वो ऑप्शन ए ऑल पर्सन होंगे, ऑप्शन बी ऑल सिटीजन्स, ऑप्शन सी बोथ एंड ए एंड बी, मतलब पर्सन एंड सिटीजन बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टाइम्स अप।
ऑप्शन बी ऑल सिटीजन्स। जी हां, आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि, देखिए बहुत ध्यान सुनना बेटा, बहुत मजेदार है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि स्टेट मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। रिगार्डिंग व्हाट? किसको? एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकला, गवर्नमेंट जॉब से एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकला, उस गवर्नमेंट जॉब में हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति नहीं, हमारे भारत के सिटीजन्स को। सर सिटीजन कौन होता है बेटा? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इसका डेफिनेशन प्रोवाइड है, उसे मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यहां पर जो इंडियन सिटीजन हैं, जी हां जितने इंडियन सिटीजन हैं, वेदर कोई सा भी पर्सन हो, मैं अभी थोड़ा और डिटेल में बताता हूं उसके, उन हमारे सिटीजन्स को, जी हां इंडियन सिटीजन्स को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब यहां पर आपका माइंड क्या होगा, सर ये मतलब बेटा आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल नंबर जो 2 है वो कुछ और बातें भी बताता है। जी हां, स्टेट को यह पावर भी दिया गया है कि स्टेट जो है बेटा कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज कर सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब यह है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, उस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी, एसटीज, ओबीसीज, विमेंस के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी भी रख सकती है। सर इसको क्यों करा है बेटा? देखिए सोसाइटी का स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मान लीजिएगा शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो हैं जो पीछे रह गए सोसाइटी में, सबको साथ ले जाकर चलने के लिए जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें साथ लाने के लिए, इनके लिए विमेंस के लिए, जी हां विमेंस, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकता है। स्पेशल प्रोविजन का मतलब होता है रिजर्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है बात, ठीक है, कि रिजर्वेशन के थ्रू इन्हें एक्स्ट्रा हम लाइक इनके एजुकेशन के मार्क्स में कुछ कम मार्क्स पे भी इनको एंट्री दे सकते हैं। हाँ ऑलराइट, इनके लिए कुछ पोजीशंस ज्यादा होंगी। ऑलराइट, सो आर्टिकल 16 जनरली बात करता है कि सिटीजन्स को, पहली बात करता है सारे सिटीजन्स को इक्वलिटी राइट मिलनी चाहिए रिगार्डिंग व्हाट? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ऑलराइट, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। लेकिन आर्टिकल 16 के साथ साथ ये भी बताएगा कि स्टेट, जी हां स्टेट जो है इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज कर सकता है इन द फेवर ऑफ व्हाट? एससी, एसटीज के लिए, विमेंस के लिए, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इसके साथ एक बात और इंपॉर्टेंट सुन लीजिए बेटा, आर्टिकल 16 जब बात करेंगे यहां पर, तो यहां साथ साथ वही इंपॉर्टेंट बात ये भी कह रहा है कि अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है तो वहां आर्टिकल 16 की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मतलब स्टेट अगर किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अनइक्वलिटी करता है तो सेक्शन आर्टिकल 16 की वायलेशन होगी। लेकिन एक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं, जी हां अपनी कंपनी चला रहे हैं, और इस कंपनी के अंदर मेरी विषय मैं किसको अपॉइंट करूं, किसको अपॉइंट ना करूं, तो ये अनइक्वलिटी का कोई भी ऐसा आर्टिकल 16 मेरे पे वायलेशन उसके ट्रीट नहीं की जाएगी। ऑलराइट, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे, और स्पेशली कब? जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जॉब्स की बात होती है। स्टेट के बाद में जो कर रहा हूं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कवर कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, मतलब जो एक बॉडी है। आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसने स्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। हम चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर पूरी डिटेल में डिस्कस कर लूंगा आपके लोग साथ में। ऑलराइट, चलिए गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। As per article, sir क्या? As per article 21A, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of, आपको बताना है 21A स्टेट के ऊपर, याद देखिएगा मैं बार बार स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह रहा हूं, स्टेट हम आर्टिकल 12 वाली रेफरेंस से लेंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको अभी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसी कॉर्पोरेशन जिसके अंदर 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का है। कई सारी अथॉरिटीज है बेटा जिनको हम लोग स्टेट के अंदर ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो जो अपना सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं जो स्टेट का ड्यूटी है, स्टेट ड्यूटी है एज पर आर्टिकल 21, वो क्या है कि कंपलसरी और फ्री एजुकेशन देना होगा उसको, चिल्ड्रंस को। जी याद रखिएगा, अमेंडमेंट करके 21A इंसर्ट किया गया, ये मैंडेटरी थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस एज से लेके किस एज तक के बच्चों के लिए मैंडेटरी है। सो ऑप्शन A to 14, A 4 to 14, 6 to 14, 4 to 18, and 7 to 14. Now time starts now. 9, 8, 7, 6. हरी आप, जल्दी, 4, 3, 2. time's up. And option B 6 to 14 years. आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां बात करता है एलिमेंट्री एजुकेशन की। जनरली मैं आपको बता दूं कि लगभग
ये एक कंपलसरी किया गया और मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई जगह इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जा रहा है। जी हां, स्टेट के ऊपर इंपोज की गई ड्यूटी है कि वो आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, जी हां, एलिमेंट्री एजुकेशन मैंडेटरी फॉर्म में प्रोवाइड करे बच्चों को, लगभग कक्षा जिसे 8 कहा जाता है, जी हां, क्लास 8 तक की एटलीस्ट उन्हें एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। ये फ्री होगी, जी हां, ये फ्री होगी और एक कंपलसरी है, जी मतलब, जी हां, जहां गवर्नमेंट स्कूल्स, यहां गवर्नमेंट ये ऑब्जर्व करेगी कि फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जी हां, 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को, जी जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में बच्चे हैं, उसे स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। ऑलराइट, इसमें स्टडी मटेरियल और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं बच्चे को वो प्रोवाइड की जाएंगी। जनरली ये होता है कि इनका स्कूल्स को ये ऑब्जर्व करना होता है, गवर्नमेंट इसको अपनी याद रखिएगा एक पैनल बनाती है ताकि एक्चुअली ये सर्विसेज हो रही हैं नहीं हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, और क्या स्कूल से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो हम याद रखेंगे आर्टिकल 21A कहता है कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जी हां, प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसको, स्टेट को। किन सी एज होगी इन बच्चों की, 6 to 14 ईयर्स। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। ऑलराइट, and here comes the round second। जी हाँ, राउंड फर्स्ट में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं चारों के 4 क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, लेकिन अगर कहीं भी अगर लगता है कि गलत किए हैं तो आंसर आपको मैंने बताए हैं। फिर भी कहीं आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई डेफिनेटली मेक द वीडियो। बोल रहे हैं ना बनाएंगे, तुम बताओ एक बार यार, डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया से बनाएंगे। आप जाइए चैनल पे, आप देखेगा एक से एक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। ऑलराइट, चलिए राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। Here comes the next question. Question number 5th. Article 24 of Constitution of India provides that no child below the age of, जी हां, आपको बतानी उम्र, shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment. Option A 16, option B 12 years, option C 14 years and option D 18 years. And आर्टिकल 24 वापस बता दूं, बात कर रहा है किसकी, कि किसी भी बच्चे को जिसकी एज है, जो दी गई एज है इनसे कम में, उससे आप किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या ऐसे डेंजरस प्रोसेसेस होते हैं जहां पर, वहां उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। आपको बताना है इसके ऑप्शंस कौन सा सही है, आई मीन राइट एज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टाइम्स अप। जी हां, आंसर है सी 14 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। आ देखिएगा, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स मतलब सर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स अगर कोई भी बच्चा फैक्ट्री में, माइन में या किसी भी हज़ारदस प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉयड किया जा रहा है, छोड़ेंगे नहीं, सजा लगा देंगे। हां जी, कानून है ये, सब क्राइम है, ऑफ कोर्स क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है सर। याद देखिएगा, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, 14 and above, you know what, above 14, you know what, 14 and above, in certain employments engage हो सकते हैं, but below the age of 14 किसी भी बच्चे को, जी हां, ये बात कहां बोली गई है, ध्यान सुनिएगा, किसी भी बच्चे को, हम बोल रहे हैं आर्टिकल 24 कहता है किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 ईयर से कम है, उसे माइन में, फैक्ट्री में, हजारदस प्रोसेस में एम्प्लॉयड नहीं किया सकता है। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। And here comes the next question on your screen. जल्दी से देखिएगा। Article 21, protection of life and personal liberty is available to, जी हां, Article 21 जो कि Constitution of India का है, वो कहता है protection of life and personal liberty is available to A, all citizens, B, all person, option C, only to president, and option D, only to prime minister. And your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम्स अप। सर क्या बात कर रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आई होप अगर आपने आर्टिकल पहले कभी नहीं पढ़ा है, मैं आपसे कहूंगा आपके लिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूं।
एक्चुअली अपना ही एक ऐसा आर्टिकल है बेटा जिसके बारे में जितनी बातें बताई उतना कम है, नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस। बट उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 21 बात अब कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बात कर रहा है लाइफ की, और याद रखिएगा लाइफ का मीनिंग सिर्फ सांस लेने से जिंदगी नहीं है। जी हां, किसी ने खूब कहा है सांस लेना ही जीना नहीं होता है। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांस ले रहा हूं तो जिंदगी चल रही है, नहीं। कानून कहता है विद डिग्निटी, लाइफ कैसे होनी चाहिए, लाइफ लीड द लाइफ विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 में इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। साथ साथ इसने यहां पे कवर किया गया पर्सनल लिबर्टी को भी। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, कोई भी पुलिस ऑफिसर, जी हां एग्जांपल के तौर पे कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी जस्टिफाइड ग्राउंड, विदाउट अरेस्ट वारंट, विदाउट सच वारंट किसी भी पर्सन के घर में नहीं घुस सकता। जी हां, उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जी हां, याद रखिएगा बात। एंड डिटेल में यहां डिस्कस करूंगा। अगर आप कहेंगे, उम्मीद करता हूं आर्टिकल 21 आपको याद होगा, नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो ऐसी शानदार बनाऊंगा ना, आर्टिकल 21 आप जिंदगी में नहीं बोलोगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो क्या ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है या हर एक व्यक्ति को? आंसर मैं बता दूं आपको, ऑल पर्सन। जी हां, आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे, सभी लोगों को मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति इंडिया आया, इंडिया घूम रहा है, बाहर किसी फॉरेन कंट्री से रहता है, ठीक है, तो क्या वो यहां आया, उसको उठा के हम अरेस्ट कर लें, उसे बंद कर दें और उसकी जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जी हां उसकी आजादी, आने जाने की आजादी, वो खत्म कर दें? नहीं। अगर ये आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के बारे में फेवर में बात करता तो विदेशियों को पकड़ो, यहां लेकर आओ, बंद कर दो, वो बेचारे के पास कोई कानून नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कानून नहीं। आर्टिकल 21 बेटा बहुत एलाबोरेटेड और बहुत डिटेल आर्टिकल है। छोटे छोटे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल लिबर्टी, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर आपको मान लीजिएगा विदाउट एनी जस्टिफाइड ग्राउंड आपको किसी कमरे में बंद कर देता है, तो आपने उसने आपकी लिबर्टी छीन ली आपसे। जी हां, एक बहुत ही शानदार केस है इसमें, मेनका गांधी। जी हां, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक बहुत ही शानदार केस था। उसमें यह केस था बेटा, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, मेनका गांधी आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती थी, लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज, क्योंकि अपोजिंग पार्टी, जी हां गांधी परिवार, उन्हें जाना पसंद नहीं था, मुझे उम्मीद करता हूं ऐसा, ठीक है। इंदिरा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। सो कुछ ऐसा हुआ कि उनके पासपोर्ट को पासपोर्ट ऑफिस ने विदाउट जस्टिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली ये मामला कोर्ट पहुंचा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपना लीडिंग जजमेंट इसमें दिया और ये कहा कि ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है। अब आप बोलेंगे सर पासपोर्ट पास नहीं किया, मीन्स उसे अप्रूव नहीं किया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, इसमें पर्सनल लिबर्टी कहां से आ गई? बेटा लिबर्टी का मीनिंग आना जाने से भी है। अगर आप इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन अगर आपके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया, लिबर्टी मतलब आपके आने जाने की आजादी खत्म कर ली, आपका देखो फ्री मूवमेंट को खत्म कर दिया। लिबर्टी सोचते ना, फ्री मूवमेंट खत्म कर दिया। तो आर्टिकल 21 जो है बेटा है, ये मैं फिर बता दूं आपको, बहुत एलाबोरेटेड आर्टिकल है। आप कहेंगे इसमें सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा मैं, लेकिन ये आर्टिकल प्रोटेक्शन देता है सभी को, सिर्फ सिटीजन्स को नहीं, ऑल पर्संस को देता है। ऑलराइट, here comes the next question. Get ready for next question, and here comes the next question on your screen. I mean on your device screen. Article 51. Dear students, it's a 51A. Article 51A. All right, not a 51. It's a 51A of Constitution of India impose fundamental duties upon. Fundamental duties किसके ऊपर impose की जाती है? Fundamental duties. Option A, citizen. Option B, state. Option C, all persons. And D, all of these. And time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Time's up. जी हाँ, आर्टिकल 51A. वन मोर टाइम, आई एम सॉरी, ये आर्टिकल 51 नहीं है, 51A है, 51A. ऑलराइट, इंपोज करता है फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखिएगा, हमारे सिटीजन्स के ऊपर। अब सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बेटा, मैं एक आध एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। देखिए, ये हर एक सिटीजन का ड्यूटी बनता है, ड्यूटी है बेटा, याद रखना, ड्यूटी बनता है कि वो हमारी नेशनल हेरिटेज को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, हमारे रिवर्स को, जी हाँ, हमारी रिवर्स मतलब हमारी कंट्री में जो रिवर्स हैं उन्हें गंदा ना करे, जो वेल्स हैं उन्हें प्रॉपर उन्हें यूज करे, हमारे जो कंट्री में एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। यू नो व्हाट, ये कुछ मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं।
अब याद रखिएगा ये बेटा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A है, ये इंपोज की जा रही हैं किसके ऊपर? सिटीजन्स के ऊपर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये आपके हमारे जैसे सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हम, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इन्हें हमें फॉलो करें। स्टेट के ऊपर ये इंपोज नहीं होती हैं, याद रखिएगा, स्टेट के ऊपर इंपोज नहीं होती हैं, और स्टेट इसे मैंडेटरी भी नहीं कर सकता, मतलब कोई पैनल एक्शन भी नहीं ले सकता अगर आप अपनी ड्यूटी पर फॉलो नहीं करते हैं। मतलब मैंने जैसे कहा आपको कि तालाबों को साफ रखिएगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जाके साफ करके आओ। अगर नहीं करोगे साफ, अगर आप तालाब साफ कर, गंदगी मत फैलाओ, लेकिन साफ करके नहीं आओगे या नेशनल हेरिटेज को तुम नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन तुम नेशनल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा नहीं रहे हो, उसको साफ सफाई करने का तुम पे इंपोज नहीं कर सकता लोग तुम पे। स्टेट तुम्हें मैंडेटरीली तुम पे ये नहीं कर सकता कि तुमको क्या, तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, पैनल एक्शन लिया जाएगा, नहीं। लेकिन ये आपकी ड्यूटीज है। आपको एग्जांपल एक और देता हूं। मान लीजिएगा ऐसा हो जाए कि एक कंट्री ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। ऐसी सिचुएशन के अंदर, जी हां, आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको बुलाया जाए, जी हां, अगर आपको बुलाया जाए उस वॉर में, युद्ध में लड़ने के लिए, जी हां, तो आपको जाना होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि फंडामेंटल राइट चाहिए हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो करनी पड़ेगी ना पूरी। ऑलराइट, सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी होगी बेटा? सभी सिटीजन्स की होगी। आई होप मजा आ रहा होगा। फटाफट से रेडी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द डिवाइस स्क्रीन, एंड द रिट ऑफ, जी हां, आपको बताना इनमें से कौन सी रिट इज अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। ऐसा कौन सा रिट है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी, जी हां, जस्टिफिकेशन, यहां की बात कर रहा है, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के अगर उसे कन्फाइन, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया है बिना अरेस्ट, या उसको ऐसे उसकी लिबर्टी खत्म कर दी गई है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, तो उसके पास कौन सी रिट होगी जो उस पर्सन को बचाएगी? याद देखिएगा, ऑप्शन है ए मैंडामस, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी habeas corpus, and D none of these. And your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. 3, 2. Time's up. जी हां, आइए समझते हैं, ध्यान समझते हैं इसे। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हेबियस कॉर्पस, हेबियस मतलब होता है बेटा टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी, हेबियस मतलब टू हैव द बॉडी। अगर एक पुलिस ऑफिसर, एग्जांपल देके समझा रहे हैं, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन एक पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं, अरेस्ट कर लिया गया, और उसे विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर कहां प्रेजेंट नहीं करता? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में। इन दैट केस याद रखिएगा, रिट जो हेबियस कॉर्पस है, मतलब टू हैव द बॉडी, इशू की जा सकती है बाय द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32। जी हां, क्योंकि आपने किसी इंसान की पर्सनल लिबर्टी छीन ली और बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के कहीं बंद कर दिया गया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहां पे कि पुलिस ऑफिसर ने विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के अरेस्ट करके बैठे हुए हैं, इन दैट केस हेबियस कॉर्पस रिट इशू कराई जा सकती है। कहां से? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से। जानकारी के लिए मैं आपकी बता दूं, इस हेबियस कॉर्पस रिट को इशू करने के बाद में कोर्ट बोलेगा किसको? पुलिस ऑफिसर को, मींस उस पब्लिक अथॉरिटी को, कि गिव द रीजन, गिव द लीगल जस्टिफिकेशन। अगर कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है देन इमीडिएटली उस व्यक्ति को क्या करो? रिलीज करो, जिसको आपने डिटेन कर लिया है। ऑलराइट, सो याद रखिएगा, हेबियस कॉर्पस रिट यहां एक रेमेडी तरह काम करती है जब कोई लीगल जस्टिफिकेशन के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर ले जाए। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिवाइस स्क्रीन। नाउ डियर ऑल, क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू है। अब राउंड थर्ड आ चुका है। उम्मीद करता हूं राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, गेट रेडी फॉर राउंड थर्ड। 3 क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। अब देखते हैं यहां तक कौन सा स्टूडेंट है जो आंसर सही करता आया है और बाकी अब 3 भी सही कर लेता है। लेट्स प्ले। 3, 2, 1 एंड हियर कम्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन 9,
Article 53 of Constitution of India provides that the executive power of the Union shall be vested in. जी हाँ, executive power of the Union, actual executive power of the Union किसके साथ है? Means अगर executive power बोल रहे हैं वर्ड याद रखिएगा, of the Union. ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी गवर्नर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 10, 9, 8, 7, 6, हरी आप जल्दी. 4, 3, 2, जी 53 यहां बात कर रहा है. जी हां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. आप जानते होंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो जानते होंगे, ठीक है. यूनियन की देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, यूनियन की पावर, यूनियन ऑलराइट. यूनियन मतलब हमारी कंट्री में आप जानते होंगे दो लेवल पर डिवाइड किया हुआ है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे. सेंट्रल लेवल पे हम बोलते हैं यूनियन. ओके, तो यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके साथ वेस्ट करती है? वो वेस्ट करती है विद द प्रेसिडेंट. मीनिंग क्या है इसका? मतलब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है लॉ की एग्जीक्यूशन कराने वाली अथॉरिटीज. क्या सर? कानून को एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूटिव वर्ड किससे रेफर कर रहा है? एग्जीक्यूशन. तो जब यूनियन किसी रीजन से वर्क नहीं कर पाती, मतलब जब उसकी लॉ मेकिंग मशीनरी वर्क नहीं कर पाती है, तो उसका जो हेड जो हम बोल रहे हैं वो प्रेसिडेंट है, जो कई बार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू, कई बार अगर मैं बोलूं जो यूनियन के हेड के फॉर्म में बोले तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे. ठीक है, तो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है विच एक्चुअली वेस्ट विद द, वो किसके कंट्रोल में है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पावर का मीनिंग यहां पर मैंने आपको बता दिया कि सपोज अगर लॉ मेकिंग मशीनरी ऑन द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट पर वर्क नहीं कर रही है, इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर के साथ. एग्जीक्यूटिव पावर किसका बेटा? यूनियन का. एग्जीक्यूटिव पावर किसका? यूनियन का. क्लियर है? क्लियर है? Put out. Anyways, here comes the next question on your device. याद है कि ध्यान से खेलिएगा. मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है. बस 2 क्वेश्चन बाकी हैं. उम्मीद कर रहा हूं अब तक आप लोगों ने बहुत सही और सारे आंसर सही किए होंगे. फिर भी उम्मीद कर रहा हूं ये 2 क्वेश्चन भी सही कर दीजिएगा और सीरीज आप जीत गए. आज का मिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुम जीत गए. सो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नर्स पावर टू मेक ऑर्डिनेंस एज गिवन अंडर आर्टिकल. जी हां, आप जानते हो गवर्नर का पावर. आप ध्यान सुनना बेटा, जैसे मैंने अभी यहां पे एग्जांपल बताया कि प्रेसिडेंट का यूनियन लेवल पे होता है बेटा पावर, ऐसे ही जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर वो सिचुएशन ऐसी है जहां पे सेंट्रल लॉज की बात हो रही है, इवन यूनियन लेवल पे भी बात हो रही है, तो वहां ऑर्डिनेंस के थ्रू इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ बनाने की पावर किसके पास आ जाती है? प्रेसिडेंट के पास में. ऐसे ही स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, ऑलराइट, डिफरेंट स्टेट लेवल पे हो सकता है कि एक से ज्यादा स्टेट के एक ही गवर्नर हो. ठीक है, एक से ज्यादा स्टेट के एक गवर्नर हो सकते हैं. तो मैं आपकी जानकारी दे दूं कि अगर मान लीजिएगा स्टेट में कोई इमरजेंसी आ गई है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ फ्रेम नहीं कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है ड्यू टू एनी रीजन लाइक इमरजेंसी, इन दैट केस ऐसी इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि लॉ बनाने का सही मेथड तो क्या है? असेंबली के थ्रू ही बनेगी, बट वो पॉसिबल नहीं है. इन दैट केस गवर्नर ऑफ द स्टेट, उनके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू एक टेम्परेरी लॉ पास कर सकते हैं, ऑलराइट, जो कि एक टाइम तक वैलिड रहेगा. अच्छा, अब ये पावर उन्हें किस आर्टिकल में दिया गया है वो आपको बताना है. लेट्स स्टार्ट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. एंड टाइम्स अप. सर क्या गवर्नर जो है इन्हें पावर दिया हुआ है बेटा आर्टिकल 213. जी हां, आर्टिकल 213 ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो पावर देता है गवर्नर को. जी हां, गवर्नर को पावर देता है. क्या पावर देता है? कि वो इमरजेंसी के अंदर, स्टेट के अंदर, कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर इमरजेंसी है तो उसमें वो लॉज बना सकते हैं. ऑलराइट. अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही पावर अंडर आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल है. किस चीज के लिए? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ऑलराइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन सीरीज का अब देखते हैं इसका आंसर कौन करता है. तैयार हैं? सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिवाइस. क्वेश्चन 11. ध्यान से खेलेगा. अब पड़ाव, आखिरी पड़ाव और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन. इन विच लैंडमार्क जजमेंट इट वॉज डिसाइडेड दैट Constitution of India is basically federal,
बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। जी हां, भारत का संविधान फेडरल भी है, लेकिन साथ के साथ कुछ उसके यूनिटरी फीचर्स भी हैं। आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन से लैंडमार्क जजमेंट के उसको डिसाइड किया गया था। ऑप्शन ए, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन बी, चितरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, सतवंत सिंह वर्सेस एपीओ न्यू दिल्ली। एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी नहीं, नन ऑफ दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एंड डियर ऑल, जी हां, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ध्यान से सुनते हैं इसको बेटा, उम्मीद करता हूं आपको यह पता होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पूरी की पूरी पूरा का पूरा ये मिशन जो था, जी हाँ, मिशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया 11 अलग अलग क्वेश्चंस के सीरीज में, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग राउंड्स में पूरा का पूरा सही किया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, घबराने का कोई बात नहीं है, सब बहुत मौका मिलने वाला है। एनआरके 9 आपके लिए इसलिए बना है कि आपको ऐसे बहुत मौके देने वाला है। और राइट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आइए ध्यान सुनिएगा, मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है, कैसा है, फेडरल है, यूनिटरी है, किस तरह का है। देखिए, अगर मैं बात करूं सिर्फ फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान सुनिएगा बेटा, फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे यहां अक्सर आप देखा डुअल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। ऑलराइट, हमारे यहां पर एक, अगर हम बोलेंगे कि लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो एक हमारे यहां सुपरमेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रखी जाती है हमारे। अगर मैं उसे और ढंग से, अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो हम देखेंगे कि अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया में इतना इजी नहीं है। जी हाँ, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही अमेंडमेंट हो सकता है, और प्रोवाइडेड दैट कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि मैं बोलूं आपको, जो उसका फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है, वो अमेंड नहीं हो सकता है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, मैं डेमोक्रेसी के अंदर आप ऐसा कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं करे जो डेमोक्रेसी को इंपैक्ट करे, ऑलराइट, या सॉवरेनिटी को इंपैक्ट करे, ऑलराइट, या रिपब्लिक जब हम बोलते हैं वो उसको इंपैक्ट करे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे पास डुअल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इजीली अमेंड नहीं हो सकता है, सुपरमेसी ऑफ हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। लेकिन साथ के साथ जब हम देखते हैं कि यूनिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो हां, ऐसा भी हो सकता है कि यही एक यूनिटरी के फॉर्म में रहता है। मतलब कि पूरा ही कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही अथॉरिटी होगी जो उसकी लॉ को बनाएगी और वो सब पे एप्लीकेबल होगा। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, अगर मैं आपको बताऊं कंपनीज एक्ट, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कंपनीज एक्ट जो है वो इंडिया में सब जगह ही इक्वली ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं, मान लीजिएगा जो आपके स्टेट में बने लोकल एक्ट्स हैं, सर जैसे एग्जांपल के तौर पे हम स्टैम्प एक्ट की बात कर लेते हैं, वो एक पर्टिकुलर लोकल लॉ से गवर्न हो रहा है, ठीक है। या मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके म्युनिसिपैलिटीज लॉज, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के ही रेगुलेट हो रहे हैं, विच मीन्स दैट जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया यूनिटरी के फॉर्म में बन जाता है। जी हां, और अदरवाइज यहां दोनों ही तरह की पावर्स हैं, दोनों तरह की गवर्नमेंट है, ये फेडरल फीचर्स भी हैं, जी हां, स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी है, ऑलराइट। लेकिन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसा भी होता है कि कभी कभी दो स्टेट मिलके कुछ लॉस के लिए रिक्वेस्ट करती हैं सेंट्रल को, सेंट्रल उनके लिए लॉस बनाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही कॉम्बिनेशन है। जो डिसाइडेड केस लॉ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ये एक लीडिंग जजमेंट रहा है। जी हाँ, केशवानंद भारती जो कि एक केरला में स्थित सिचुएटेड एक जो मठ था, उसके यू नो व्हाट फाउंडर थे, और अक्सर जो मुद्दा था वो एक लैंड से था। जी हाँ, जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जबकि ये पावर नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर रिफॉर्म कर दिए गए, और वो मठ की जो प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। लेकिन नाना भाई पालकी वाला सॉरी, जो इस केस के एडवोकेट थे, जी हाँ, उन्होंने इस केस में जान फूंक दी, और ये केस सुप्रीम कोर्ट की 13 बेंचेस के जजेस के साथ डिसाइड हुआ और फेवर में गया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। जी हाँ, पहले एक मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19 जो था वो हमको इस बात की राइट देता था कि राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, बट लेटर ऑन से अमेंड कर दिया गया और उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। तो आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो ठीक है, बेनिफिट फॉर इन द पब्लिक इंटरेस्ट लैंड एक्वायर कर सकती है, किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है।
लेकिन ये पहले डिसाइड नहीं था, बिकॉज इन केशन ऑफ द भारतीय सोसाइटी ऑफ केरला में इस बात को साबित किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फेडरल भी है और यूनिटरी फीचर्स भी है। मतलब यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट भी है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी के स्टेटस में ये यूनिटरी फीचर्स का काम करता है। आपको उसका बहुत बड़ा एग्जांपल मिल सकता है आज कोविड-19 का इशू। जी हाँ, कोविड-19 में ऐसा कई बार देखने को मिला है। जब आपने देखा होगा लास्ट ईयर लॉकडाउन 21 डेज का डिक्लेयर किया गया था थ्रू आउट द इंडिया, तो यूनियन लॉ के अंदर ही कवर था। मैं डियर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको एक जानकारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डाल दूं। कई बार जब बच्चे बात बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन करो, मैं हर बच्चे को ये बात समझाता हूं, जब कंट्री में इमरजेंसी होती है तो कोई भी अथॉरिटी उसे रेगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि सेंट्रल में यूनिटरी के अंदर ये पावर चली जाती है। और वो पावर जो होगी वो जब अगर कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए इमरजेंसी अगर लगा दिया गया, इंपोज कर दिया गया, तो उस ड्यूरेशन में और अदर पावर्स को सस्पेंड कर देता है फॉर सर्टेन टाइम पीरियड। तो अगर मान के चलेगा, मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, मींस हाँ यूनियन गवर्नमेंट कह रही है थ्रू आउट द इंडिया इमरजेंसी है, अब ये लॉकडाउन रहेगा, ऐसा सिचुएशन में कुछ नहीं होगा। मतलब जब 21 डेज का अगर लॉकडाउन डिक्लेयर कर जाता है, हाउ इट इज पॉसिबल कि एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। तो कुछ बच्चे जो चीजों को लेकर परेशान होते हैं, प्लीज उसे परेशान ना हो करें। एनीवेज, काफी अच्छी बातें कर ली हमने। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पूरी की पूरी मजे से याद हो गई होगी, याद समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कमेंट बॉक्स हाजिर है और उम्मीद करता हूं आप में से कोई ना कोई विनर जरूर बना होगा। जैसे 11 के 11 क्वेश्चन एकदम सही किए होंगे, लेकिन सर मेरे नहीं हुए। कोई बात नहीं ना, हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे आपकी। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।